हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है। क्योंकि आज संडे है तो हम लोग 10 मई से लेकर 17 मई 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स जो हम पढ़ चुके हैं उनका आज हम रिवीजन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। तो हमारा जो दूरसंचार विभाग है उन्हें स्टारलिंक क्या है, कंपनी है जो कि सैटेलाइट सर्विसेज इंटरनेट सेवा जो है वो प्रोवाइड कराती है। तो उसको इंडिया में मंजूरी दे दी गई है कि आप सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जो है वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है। और इसका फोकस क्या होगा, ये इंटरनेट जो सैटेलाइट सेवा है वो शुरू की जा रही है, इसका फोकस क्या है? तो इसका फोकस एरिया जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है। ठीक है। स्टारलिंक का उद्देश्य क्या है? तो भारत के जो दूर दराज क्षेत्र है, जो वहां पर जो वंचित क्षेत्र है वहां पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इसलिए जो है वो इसे मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। क्या था स्टारलिंक प्रोजेक्ट? तो ये जो कंपनी है वो एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी का प्रोजेक्ट है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। और इसका उद्देश्य क्या है? तो पूरी दुनिया में खासकर जो एरिया है वो होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र और जो दूर दराज क्षेत्र, जो पिछड़ा क्षेत्र है वहां पर इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करना इनका उद्देश्य है। और तकनीक क्या होगा? तो इसमें जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहां पे हजारों सैटेलाइट्स छोड़े जाएंगे और उसके माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि दिल्ली और आईआईटी कानपुर, इन दोनों ने जो है वो क्लाउड सीडिंग परीक्षण जो है वो किया है। अब क्लाउड सीडिंग क्या होता है? तो मैंने अभी बताया, क्योंकि दिल्ली में जो है वो पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा है। ठीक है, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए अभी क्या किया जा रहा है? तो क्लाउड सीडिंग की जा रही। क्लाउड सीडिंग में किया क्या जाएगा? इसमें कृत्रिम रूप से जो है वो वर्षा करवाई जाएगी। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि क्लाउड सीडिंग होता क्या है, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। तो क्लाउड सीडिंग क्या है? कृत्रिम वर्षा तकनीक है जिसमें बादलों में रसायनों का छिड़काव किया जाता है। अब रसायन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रसायन? तो सिल्वर आयोडाइड का जो है वो छिड़काव किया जाता है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो, हवाई जहाज के माध्यम से हो। और वो एक संगणन केंद्र के रूप में काम करता है वो रसायन। उसके आसपास फिर क्या होता है? बादल बनने लग जाते हो, फिर वर्षा होती है। इस प्रकार जो है वो इस तकनीक का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट आईएनएस अर्नाल लॉन्च की गई है। ये आईएनएस अर्नाल क्या है? तो ये जो है वो ऐसी सबमरीन है जो कि यह युद्धपोत समुद्र के नीचे निगरानी करेगी, खोज और बचाव काम में बचाव कार्य करेगी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों में जो है वो काम कर सकती है। और ये एंटी सबमरीन ऑपरेशन करेगी। जो पनडुब्बियां रहती है ना उनके विरोध में ये जो है वो काम कर सकती है। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऑपरेशन संकल्प क्या है। तो ऑपरेशन संकल्प कुछ नहीं है, यहाँ पे नक्सलवादियों के विरोध में सीआरपीएफ के द्वारा चलाया गया एक अभियान, एक प्रोजेक्ट है। ठीक है। सीआरपीएफ ने जो है वो इनके विरोध में एक अभियान चलाया है जिसे बोलते हैं ऑपरेशन संकल्प। अब ऑपरेशन संकल्प जो है वो तो हमने समझ लिया कि किससे रिलेटेड है, तो नक्सलियों को मारने से रिलेटेड है। ठीक है। पर अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीआरपीएफ, जिसे बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में की गई थी और तब इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था। 1949 में सीआरपीएफ का नाम जो है वो अब जो है वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा गया है, पहले इसका नाम ये नहीं था। अगर हम देखें तो कोबरा, ये कोबरा जो है वो सीआरपीएफ की एक यूनिट है और ये स्पेशली काम करती है नक्सलवादियों के विरोध में। ठीक है ना, गुरिल्ला रणनीति से जो है वो युद्ध करने में सक्षम है। ठीक है। तो कोबरा क्या है? सीआरपीएफ की ही एक यूनिट है जो कि किस लिए काम करती है? नक्सलवादियों के विरोध में। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि यूएसटीआर ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा पर स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी करी है। हम सब जानते हैं ये जो रिपोर्ट है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है। तो अमेरिका ने अपने व्यापारिक भागीदारों का बौद्धिक संपदा की रक्षा और प्रवर्तन संबंधित ट्रैक रिकॉर्ड पर आकलन किया जाता है। देखो अमेरिका जो है वो ये रिपोर्ट क्यों निकालता है? इसमें जो है वो देशों को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा जाता है और वो ये देखता है कि उसके जो उत्पाद है उसकी कोई देश कॉपी तो नहीं कर रहा है, या उसकी जितने भी बौद्धिक संपदा है उसका कहीं ना कहीं उसके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। तो उन लोगों को ये प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखता है। इसमें भारत को भी उसने शामिल किया है। तो भारत है, चाइना है, इंडोनेशिया है, रशिया है, सऊदी अरब है, वेनेजुएला, इन सभी को जो है वो इस वॉच लिस्ट में उसने शामिल किया है। ये 301 रिपोर्ट ही इसलिए निकालता है वो। अगर हम थोड़ा सा बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में देखें तो बौद्धिक संपदा होती क्या है? तो कोई भी ऐसा रचनात्मक कार्य जो मानव के मस्तिष्क से उत्पन्न हुआ हो, चाहे वो कोई आविष्कार हो, कोई साहित्यिक रचना हो, कोई कलात्मक रचना हो, कोई डिजाइन वगैरह हो, तो ये सब जो है वो बौद्धिक संपदा होती है और इसी के लिए जो है वो अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है। अगर हम देखिए कौन कौन से हैं, तो जैसे पेटेंट है, पेटेंट किसी नए आविष्कार के लिए दिया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे अगर कोई दवाइयों का कोई फॉर्मूला बना लिया हो, अपने मोबाइल की कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हो। इसके बाद हम देखते हैं कॉपीराइट। तो कॉपीराइट हमेशा जैसे फिल्म हो गया, साहित्य हो गया, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर रचना हो गई, किताबें हो गई, गाने हो गए, इनके लिए दिया जाता है। ट्रेडमार्क जो होता है वो क्या होता है? तो कोई भी ब्रांड की पहचान होती है इसमें, कोई लोगो होता है किसी ब्रांड का, कोई स्लोगन होता है जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, जैसे कोको कोला। ठीक है। अब इसको जो है वो कोई कॉपी नहीं कर सकता है, ये ट्रेडमार्क है। इसके बाद हम देखें
डिजाइन अधिकार, मतलब इसमें किसी भी वस्तु की आकृति की भी कोई कॉपी नहीं की जा सकती है, या जैसे आप उस वस्तु को, जैसे जूते हैं, ठीक है ना, कोई शूज होते हैं, तो वो कैसे बने हुए हैं, तो वैसे के वैसे उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। इसके अलावा जीआई टैग होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है वो कोई प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, तो फिर उस एरिया में जो है वो जीआई टैग दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं चंदेरी साड़ी हो गई, दार्जिलिंग चाय हो गई। इसके अलावा ट्रेड सीक्रेट। तो इस प्रकार से हमने जो है वो देख लिया कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्रिकेट और एमएमए को जापान में 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में शामिल किया है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार, देखो क्रिकेट को तो पहले भी शामिल किया जा चुका है एशियाई खेलों में, पर अब एमएमए को पहली बार एशियाई खेलों में शामिल किया गया है। तो एमएमए क्या है, तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट बोलते हैं इसको। तो इसको पहली बार जो है वो एशियाई खेलों में शामिल किया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब हमारे लिए एशियाई खेलों को यानी कि एशियन गेम्स है उसके बारे में कुछ बेसिक जानना महत्वपूर्ण है। एशियाई खेल में जो है वो एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं वहां के जो भी प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो एशियाई खेल होता है वो हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, और पहली बार ये जो है वो आयोजित किया था 1951 में नई दिल्ली में से आयोजित किया था। अगर हम देखें कि इसको कंडक्ट कौन कराता है, तो ओसी यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है उनके द्वारा इन खेलों को कंडक्ट कराया जाता है। और 2022 में कहाँ पे हुआ था ये, तो होंगझोउ चाइना में हुआ था, और 2026 का कहाँ हो रहा है, तो जापान में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऑपरेशन हॉक। ऑपरेशन हॉक क्या है, तो ये साइबर सिक्योरिटी जो है उससे रिलेटेड एक पहल है। इसे जो है वो सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा शुरू किया है। देखो बच्चों का जो ऑनलाइन जो यौन शोषण किया जाता है, ठीक है, जो तो उसको रोकने के लिए, ऑनलाइन जो बाल यौन शोषण है उसको रोकने के लिए, उन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए, उन पर मुकदमा चलाने के लिए ऑपरेशन हॉक जो है वो शुरू किया गया है। तो हमें तो एक तो ये पता होना चाहिए किससे संबंधित है, और दूसरा किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो सीबीआई के द्वारा शुरू किया है। थोड़ा सा हम जो है वो सीबीआई के बारे में जान लेते हैं कि 1941 में जो है वो सीबीआई यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है वो की स्थापना हुई थी, जिसे बोलते हैं स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है ना, ये 1963 में इसका नाम फिर सीबीआई करा गया था, पहले इसका नाम सीबीआई नहीं था। ये भारत सरकार की प्रधान जांच एजेंसी है। इसका काम क्या है सीबीआई का, जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड मामले हैं, आर्थिक अपराध से संबंधित है, कुछ विशेष अपराध से संबंधित हाई प्रोफाइल मामले हैं, उनकी जांच करने का काम करता है सीबीआई। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड इसके अंतर्गत काम करता है। इसके अलावा सीबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है, और ये राज्य सरकार की अनुमति के बिना जो है वो केस की जांच नहीं करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी अनुमति इसको लेना अनिवार्य होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि प्रवाह पोर्टल क्या होता है। प्रवाह पोर्टल जो है, प्रवाह का ये फुल फॉर्म भी दिया गया है। तो ये प्रवाह पोर्टल क्या करता है, तो व्यक्ति और संस्थाओं के लिए आरबीआई से विभिन्न प्रकार के विनियामक अनुमोदन हेतु आवेदन करने के लिए एक सुरक्षित और केंद्रीकृत, मतलब आरबीआई ने जितनी भी रेगुलेटिंग बॉडीज है उनके लिए प्रवाह पोर्टल जो है वो अनिवार्य रूप से कह दिया गया है कि आपको इसका यूज अनिवार्य रूप से करना है, जिसमें जितनी भी आप एप्लीकेशन ले रहे हो, किसी भी चीज का आप सत्यापन कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आप प्रवाह पोर्टल के माध्यम से करो, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके। इसलिए आरबीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जितनी भी रेगुलेटिंग बॉडीज है, जितनी भी विनियामक संस्थाएं उनके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एम फॉर नेचर। एम फॉर नेचर क्या होता है, तो इसे जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर, इसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर शुरू किया था। एम फॉर नेचर, नाम में ही जो है इसका नेचर है, इसका मतलब यह है कि प्रकृति का पुनरुद्धार करने के लिए। अब महत्वपूर्ण क्या है इसमें, इसमें महत्वपूर्ण है लक्ष्य। इसका जो एम फॉर नेचर का लक्ष्य क्या है कि 2030 तक कम से कम 30% जो क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र है उसको दोबारा बहाल करना। ठीक है, तो इसका जो काम है वो ये है एम फॉर नेचर का। और किसके द्वारा शुरू किया गया है ये पहल, तो एफएओ के द्वारा शुरू किया गया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एसएओ। ठीक है, ये एफएओ की स्थापना कब हुई थी, तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। हर साल अगर हम देखें तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, रोम इटली में है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो विश्व से भूख और कुपोषण को समाप्त करना, कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी के क्षेत्र में सहयोग देना, खाद्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने विजिंगजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है। ये विजिंगजम है क्या, तो ये गहरे जल का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो केरल में ये पोर्ट बनाया गया है। ये पोर्ट क्या है, तो इसमें क्या किया जाएगा, तो जितने भी अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्ग, ये क्या है, सिर्फ अगर हम भारत की बात करें तो उससे 10 समुद्री मील की दूरी पर जितनी भी अंतरराष्ट्रीय शिपिंग जहाज जाते हैं, ठीक है ना, तो उससे उतनी ही दूरी पर है मतलब ये पोर्ट। इससे क्या होगा, ये ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये होता है कि क्या होगा कि जितने अंतरराष्ट्रीय जहाज जाते हैं, ठीक है ना, उनसे माल अपना लेना, माल जो है वो वहां पे चढ़वाना, कोई माल हो चाहे, ठीक है, यहाँ पे कोई जितने भी जो
जहाज वगैरह होते हैं, उनको जो है वो फ्यूल लग रहा है, ये लग रहा है, तो ये सारी चीजों के लिए जो है वहाँ पे सारी सुविधाएं होंगी। जिससे क्या होगा, तो भारत को जो राजस्व हानि होती आई है ट्रांसशिपमेंट को लेकर, वो कहीं ना कहीं कम होगी। तो ये भारत के लिए जो है वो अच्छा है, आर्थिक प्रभाव जो है वो इसका अच्छा होगा। ठीक है, तो ये पोर्ट कहाँ पे बनाया जा रहा है, विजिंगम पोर्ट, तो ये केरला में बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन। पूर्व रॉ प्रमुख को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है, उसके अध्यक्ष अभी कौन है, तो आलोक जोशी है। तो आलोक जोशी जी को जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का जो है वो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड। तो 1998 में जो है में स्थापित यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधीन काम करता था। तो ये कब स्थापित हुआ था, 1998 में, और किसके अंडर काम करता था, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अंतर्गत। अगर हम एनएसएसबी की बात करें, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को बाहरी खतरों, आंतरिक स्थिरता और उभरती चुनौतियों पर यह सलाह देता है। ये स्वतंत्र दीर्घकालिक विश्लेषण प्रदान करता है और नीति विकल्पों की सिफारिश करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, ठीक है, तो ये सलाहकारी काम इसका मेन है। और ये कब बना था, तो 1998 में बना था। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है, तो आलोक जोशी जी इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भारत ने पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप, अगर हम देखें तो ये जो चैंपियनशिप है वो कहाँ पे हुए, तो जॉर्डन के अम्मान में चैंपियनशिप हुई है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया को इसमें कितने पदक मिले हैं, तो 43 पदक इंडिया को मिले हैं, जिसमें से 15 पदक जो है वो उनको गोल्ड स्वर्ण पदक जो है वो मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि बीआरएस कॉर्प्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बीआरएस कॉर्प्स 2025, इसमें बीआरएस का फुल फॉर्म देखना पड़ेगा। बी मतलब बैसल, आर मतलब रॉटरडम और एस मतलब स्टॉकहोम। ये तीनों कन्वेंशन के जितने भी पक्षकार हैं वो सारे साथ में आए और एक जो है वो उन्होंने कॉप किया, जैसे बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, आपस में तीनों जो कन्वेंशन है उनके पक्षकार आए, मिले, और फिर जो है वो ये कॉप का जो है वो ऑर्गेनाइज किया। अगर हम देखें कि बीआरएस कॉप की थीम क्या है, तो इसकी थीम क्या थी, अदृश्य को दृश्यमान बनाना, रसायन और अपशिष्टों का उचित प्रबंधन करना। ये बीआरएस कॉप्स की थीम थी। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये कहां पर हुआ था, बीआरएस कॉप 2025, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, 28 अप्रैल से लेकर 9 मई तक। अब थोड़ा सा जो है वो बीआरएस के बारे में समझ लेते हैं, बेसिक बेसिक। जैसे बी मतलब बैसल कन्वेंशन। बैसल कन्वेंशन कब आया था, 1989 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था, जो खतरनाक कचरे हैं उनका सीमा पर आवागमन और पर्यावरण अनुकूल उनका निपटान हो सके। ठीक है, ये खतरनाक कचरे के लिए आया था। रॉटरडम कन्वेंशन खतरनाक रसायनों के लिए आया था, ये 1998 में आया था। जबकि स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करेंगे, तो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या था, तो ये स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों का उन्मूलन करना है या उसको नियंत्रण करने के लिए 2001 में आया था। तो इनकी डेट्स पता होना चाहिए कि बेसल कन्वेंशन 1989, रॉटरडम कन्वेंशन 1998 और स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001, और इनकी जो है वो उद्देश्य पता होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी जो है वो प्रणाली शुरू करी है। एमपी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, कि भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी, कि वनों में अगर आग लग रही है, अगर भूमि का अतिक्रमण हो रहा है, कोई भी अन्य परिवर्तन आ रहा है अगर वनों को लेकर, तो रियल टाइम जो है वो इसकी मॉनिटरिंग होगी और फिर उसी समय जो है वो चेतावनी मिल जाएगी। इसलिए जो है वो ये मध्य प्रदेश के द्वारा जो है वो भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम प्रणाली है, तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि प्राक्कलन कमेटी, अब प्राक्कलन कमेटी से रिलेटेड क्या न्यूज है, कि इसकी अध्यक्षता अभी कौन कर रहे हैं, तो संजय जायसवाल जो है वो अभी इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, संजय जायसवाल। अब प्राक्कलन कमेटी तो हम सब जानते हैं कि संसद की 3 कमेटियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति। तो प्राक्कलन समिति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी स्थापना की हम बात करें तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे जो है वो लोकसभा के, मतलब इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं, 30, और ये 30 सदस्य जो है वो लोकसभा के होते हैं। हमें ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो होता है वो हर साल कौन निकालता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उनके द्वारा जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो दुनिया भर के 180 देशों में प्रेस को, मीडिया को कितनी स्वतंत्रता है, उसके लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला जाता है। भारत की रैंकिंग बहुत बुरी है। जो भारत है उसकी रैंकिंग है 151, 180 देशों में 151वें स्थान पे भारत है। तो रैंकिंग बताता है कि भारत में जो है वो प्रेस को जो है या मीडिया को स्वतंत्रता बहुत कम है, ये बताता है। तो हमको रैंकिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर जो है वो घोषित किया है। तो वर्ष की सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर किसे जो है वो बनाया गया है, तो सौम्या गुगलोथ को बनाया गया है। अब हमारे लिए एक तो ये नाम पता होना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर किसे बनाया। दूसरा, एआईएफएफ के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए, जिसे बोलते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ कहाँ पर है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली, भारत में इसका जो है वो मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो अभी वर्तमान में नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो सूर्यकांत जी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये नालसा की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में नालसा की स्थापना हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो समाज में जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता, जिसमें वो वकील उपलब्ध कराया जाएगा, जितने भी कोर्ट से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो उनको नहीं देने पड़ेंगे, तो सारी जो है वो विधिक सेवाएं इनको प्रोवाइड कराई जाएगी, वो भी निःशुल्क। ठीक है, अब संविधान में आर्टिकल 39 ए यही बात कहता था कि न्याय तक सभी की समान पहुंच हो, और इसी को स्थापित करने के लिए नालसा बनाया गया है। अब नालसा को एक एक्ट के द्वारा बनाया, जिसे बोलते हैं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। क्योंकि ये बॉडी एक्ट के द्वारा बनी है, इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक सांविधिक निकाय है। आगे बढ़ते हैं, इसका काम क्या है? तो वही जो मैंने बताया कि गरीब और पिछड़े वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता देना, लोक अदालतों का आयोजन करना, कानूनी साक्षरता चलाना, तो ये सारी चीजें। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ब्रह्मोस मिसाइल। देखो ब्रह्मोस मिसाइल अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान पे जो है वैसे हमला किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और रशिया इन दोनों ने मिलकर इस पे काम किया है, तो इनका संयुक्त उपक्रम है। तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब मैंने तब भी बताया था कि सुपरसोनिक ऐसी मिसाइल होती है जो कि ध्वनि की गति से भी तेज चलती है, उनको सुपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। और क्रूज मिसाइल क्या होती है? ऐसी मिसाइल जो कि सतह के बहुत नजदीक चलती है, तो उस मिसाइल को जो है वो क्रूज मिसाइल बोलते हैं। इसकी गति बहुत तेज है, 2.8 से 3.0 मैक की इसकी गति है। अगर हम मारक क्षमता की बात करेंगे तो 290 से 450 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। तो ब्रह्मोस मिसाइल इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखिए तो इसको भूमि से भी जो है वो प्रक्षेपित किया जा सकता है, समुद्र से भी, वायु से भी, और अभी कोशिश की जा रही है कि पनडुब्बी से भी जो है वो इसको प्रक्षेपित किया जा सके। तो ये जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट था हमने देख लिया। अब हम देखते हैं लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को लोक सेवक। जितने भी स्टाम्प विक्रेता होते हैं उनको अब लोक सेवक की श्रेणी में डाल दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि भ्रष्टाचार को पर रोक लगाई जा सके इनसे रिलेटेड। और इसके लिए, क्योंकि इनको लोक सेवक जो है वो बना दिया गया है, इसलिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कवर किए जाएंगे, और इसलिए इन पे जो है वो मुकदमा फिर चलाया जा सकता है। इसलिए इनको जो है वो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लोक सेवक की श्रेणी में इन्हें डाला गया है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली विधानसभा। तो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा जो है वो दिल्ली विधानसभा बन चुकी है। हमारे लिए भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति जानना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार के पास 31 जनवरी 2025 के अंत तक देश में कुल स्थापित सौर ऊर्जा का 100.3 गीगावाट था। और हमारा लक्ष्य क्या है 2030 तक? कि हमको स्वच्छ ऊर्जा से 500 गीगावाट स्थापित करना है। ये हमारा उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना क्या है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त, फिर से ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड न्यूज है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना जो है वो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है। ठीक है, हमको पता है कि भाई ताप्ती जो है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर गुजरात को कवर करते हुए, मतलब कि 3 राज्यों से होकर गुजरती है। इस परियोजना का लाभ क्या होगा? तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों को सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा, और महाराष्ट्र के पूर्वी जिलों को जो है वो पीने योग्य पानी मिल जाएगा। तो इस रिचार्ज परियोजना का ये उद्देश्य है। अब थोड़ा सा हम ताप्ती नदी के बारे में पता कर लेते हैं कि इसका उद्गम क्या कहाँ से होता है। तो मध्य प्रदेश के बैतूल के मुलताई से जो है वो इसका उद्गम होता है। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इसका बहाव पूर्व से पश्चिम होता है, जैसे नर्मदा का बहाव है, और कुल लंबाई इसकी 724 किलोमीटर है। अब ताप्ती नदी पर कुछ बांध परियोजनाएं चल रही है, जैसे हथनी कुंड बांध ताप्ती नदी पर है। उकई बांध जो है गुजरात का जो सबसे बड़ा बांध है वो ताप्ती नदी पर है। सुक्कुर परियोजना इन्हीं पर चल रही है, और घोड़ बांध महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये भी ताप्ती नदी पर है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं वैज्ञानिकों ने एशियाई चावल का पहला पैन जीनोम बनाया है। पैन जीनोम क्या है? तो देखो एक ही प्रजाति यानी कि चावल जो है उसकी 144 जंगली और खेती की जाने वाली जितनी भी, देखो एक ही प्रजाति की जितनी भी अलग अलग किस्में हैं उन सभी के जीन को आपस में मिला दिया जाता है। ठीक है, और एक पैन जीनोम जो है वो तैयार किया गया है। ऐसा ये पैन जीनोम क्यों तैयार किया गया है? तो कोई ये चावल की है। पैन जीनोम का मतलब क्या होता है मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर इसमें क्या किया जाएगा? तो ये चावल का जो पैन जीनोम बनाया गया है वो क्या होगा? तो ऐसी ये रोग सहनशील होगा, जलवायु जो है उसके परिवर्तन को झेल पाएगा, ये ऐसी फसल होगी, इसलिए इसे तैयार किया गया है। देखो पैन जीनोम का मतलब क्या होता है? एक ही प्रजाति के जितने भी व्यक्ति या एक ही प्रजाति के जितने भी पौधे हैं उन सभी के जीनों को इकट्ठा करके फिर जो बनाया गया, इसे क्या बोलते हैं? पैन जीनोम। और जीनोम क्या होता है? तो एक जीव की पूरी अनुवांशिक जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसका संग्रह होता है जीनोम, जो कि हमारे डीएनए आरएनए में मौजूद होता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि लद्दाख में दुनिया की सबसे अधिक हिम तेंदुए यानी कि स्नो लेपर्ड है। अब हमें ये पता होना चाहिए। तो पहले तो ये है कि अनुमानित जनसंख्या 709 है, और सबसे ज्यादा 477 कहां पर है? लद्दाख में है। और ये सबसे ज्यादा अगर हम देखें लद्दाख में भी तो हेमीसाई नेशनल पार्क में, जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। स्नो लेपर्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे हाइट पर रहने वाले होते हैं ये जीव, जो कि हिमालय, तिब्बत, मंगोलिया में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में रहते हैं। और अभी आईयूसीएन में अगर हम इनका स्टेटस देखें तो वल्नरेबल कैटेगरी में ये आते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि पोर्टर बना भारत का नया यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होती है? तो एक ऐसे स्टार्टअप जिनका मार्केट वैल्यू जो होता है वो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा होता है, उन्हें हम यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। 2025 में 3 कंपनियों को जो है वो यूनिकॉर्न में डाला गया था। पहली कंपनी थी जस्पे और ये तीसरी कंपनी बन चुकी है पोर्टर। पोर्टर क्या है? एक लॉजिस्टिक स्टार्टअप है, ऑन डिमांड लॉजिस्टिक स्टार्टअप। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर, तो भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बन चुका है इंदौर। इसमें क्या है? जितने भी भिक्षुक है, ठीक है ना, उन लोगों को तो रोजगार दिया जाएगा और उनके बच्चों को जो है वो स्कूल में दाखिला करवाया गया है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ऑपरेशन केलर क्या है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने जो है ऑपरेशन केलर किया था। देखो, जम्मू कश्मीर का एक एरिया है शोपिया, जहाँ पे घने जंगल है, तो वहां पर जो है वो क्या है, लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को ढूंढा ढूंढा गया और उन्हें फिर जो है वो मार गिराया, तो इससे रिलेटेड है ऑपरेशन केलर। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जीएसटी 2024 में जीएसटी जो वित्त वर्ष 2024 है इसमें जीएसटी राजस्व के मामले में सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह किया है महाराष्ट्र ने, फिर किया है कर्नाटक ने, फिर किया है गुजरात ने। तो हमको तो महाराष्ट्र पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह कहाँ पे हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जीएसटी से रिलेटेड कुछ चीजें, जैसे कि जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ये वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू है। अगर हम देखें तो संविधान में इसे जो है वो 101 यानी कि 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 के तहत इसे लाया गया था। और इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो है वो 246 है, 269 है, 279 है। अब सेंटर और स्टेट दोनों में जो है वो कर लगाने की शक्ति मिल चुकी है, ठीक है ना। अब जीएसटी परिषद क्या है, किस आर्टिकल में आती है? तो 279 ए के तहत आती है। जितने भी प्रकार है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और उनकी दरें, ये मैं जो है वो बता चुकी थी, ठीक है, पहले ही वीडियोस में। आगे बढ़ते हैं। भूटान ने दुनिया की पहले क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करी है। क्रिप्टो क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? एक वर्चुअल करेंसी होती है, ठीक है ना, जो दिखाई नहीं देती है, एक वर्चुअल करेंसी होती है। अब भूटान ने क्या बोला है कि जितने भी पर्यटक आएंगे वो हमारे यहाँ, चाहे वो वीजा हो, चाहे वो हवाई किराया हो, यहाँ तक कि फलों, स्थानीय फलों के लिए भी जो पेमेंट कर रहे हो आप, वो भी आप जो है वो क्रिप्टो के माध्यम से कर सकते हो। तो ये जो है वो दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने क्रिप्टो पर्यटन को अलाउ कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा होती है, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया जाता है और बिटकॉइन जो है वो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कोझिकोड में सीडब्ल्यूआरडीएम ने जल विरासत, देखो क्या है, तो हमारा जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने जो है वो यूनेस्को का ने जो है वो जल विरासत संग्रहालय, देखो यूनेस्को का एक पहल है ये, ठीक है ना, जिसमें क्या किया गया है, कोझिकोड को वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। कोझिकोड क्या है? एक जल विरासत संग्रहालय है, तो उसको जो है वो क्या है, वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। ये संग्रहालय जो है वो देश का तीसरा संस्थान बन चुका है जिसे वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जल के सांस्कृतिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगर हम देखें यूनेस्को के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ पे यूनेस्को इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? पेरिस और फ्रांस में है। और वर्तमान में अभी भारत की 43 जो है वो साइट्स यूनेस्को में शामिल की गई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि तसराप चू संरक्षण रिजर्व, तो तसराप चू संरक्षण रिजर्व जो है इसको हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने अधिसूचित कर दिया है, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, डब्ल्यूपीए एक्ट 1972 की धारा 36 ए के तहत अधिसूचित किया गया है। उद्देश्य क्या है? हिम तेंदुए और दुर्लभ हिमालयी जीवों का संरक्षण करना। आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये तसरापचू एक कंजर्वेशन रिजर्व है। कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है? जहाँ पे स्थानीय समुदायों का वन विभाग के साथ सहयोग होता है और स्थानीय समुदाय की भी प्रबंधन में भागीदारी होती है, ठीक है। पहले ये जो है वो कैटेगरी में नहीं आता था, ठीक है ना, एक कोई कैटेगरी नहीं थी कंजर्वेशन रिजर्व, इसको शामिल किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 2003 के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अब हर वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस। देखो 23 सितंबर को जो है वो इक्विनॉक्स का दिन होता है, विषुव होता है, जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि आयुर्वेद जो है उसमें भी संतुलन की बात की जाती है, मन शरीर आत्मा में, और ऐसे ही दिन रात का भी संतुलन होता है। इसलिए 23 सितंबर का दिन जो है वो चुना गया है आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश, तो भूषण रामकृष्ण गवई जी जो है वो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनके पूर्व जो है वो संजीव खन्ना जी थे, जो कि मुख्य न्यायाधीश बने थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थोड़ा मुख्य न्यायाधीश के बारे में प्रावधान। तो आर्टिकल 124(2) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो सीजेआई की नियुक्ति की जाती है। हालांकि सीजेआई कौन बनेगा? तो वरिष्ठता के आधार पर सीजेआई नियुक्ति की जाती है। योग्यता क्या है? भारत का नागरिक, 5 वर्षों तक हाईकोर्ट में या तो उन्हें न्यायाधीश रहे हो या फिर 10 वर्ष तक हाईकोर्ट में क्या है, अधिवक्ता यानी कि वकील रहे हो, और राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि विश्व खाद्य पुरस्कार या विश्व खाद्य पुरस्कार की जो है वो शुरुआत 1986 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत करी, जिसमें $5 लाख की राशि दी जाती है। 2025 में किसे दिया गया है? डॉक्टर होंगरिया को। किस चीज के लिए दिया गया है? तो याद रखना, जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए दिया गया है, जिसके द्वारा मृदा की उर्वरता बढ़ाई जाएगी बिना रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किए। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? तो मैंने बताया था कि जो
देखो, पर्यावरण की नाइट्रोजन सीधे जो है वो पौधों के द्वारा नहीं ली जा सकती है, वो नाइट्रेट के फॉर्म में ही ले सकते हैं। तो ऐसे जीव वगैरह होते हैं जैसे राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर है, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो पौधों के द्वारा नाइट्रोजन ली जाती है। इसे ही क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था। इसका आधिकारिक शुभंकर क्या है, तो गजसिंह है इसका आधिकारिक शुभंकर। प्रमुख विजेता की बात करेंगे तो इसका जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है महाराष्ट्र ने, इसके बाद हरियाणा ने और फिर इसके बाद जो है वो राजस्थान में। थोड़ा सा हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में समझ लेते हैं कि 2018 से इसे शुरू किया है खेल मंत्रालय ने। इसमें स्कूल और कॉलेज स्तर के प्रतिभागी पार्टिसिपेट करते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के स्कूल विद्यार्थी और 21 वर्ष से कम आयु के कॉलेज विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वर्तमान में अभी इसमें 25 से ज्यादा खेल शामिल है खेलो इंडिया यूथ गेम में। आगे बढ़ते हैं, आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बने नीरज चोपड़ा। देखो, नीरज चोपड़ा जी के बारे में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है कि ये जो है एक एथलीट है जो कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल और पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जो है वो जीत चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सरस्वती पुष्करालु उत्सव। तो ये जो है वो तेलंगाना की कालेश्वरम में मनाया जाता है। ये 12 साल में एक बार ये उत्सव मनाया जाता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं भार्गवास्त्र क्या है। तो भार्गवास्त्र जो है वो ड्रोन के खतरे का मुकाबला करने के लिए जो है वो इसे डेवलप किया गया है। ये पहला स्वदेशी है, ये ठीक है ना, पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है भार्गवास्त्र। ये क्या करेगा, ड्रोन का पता लगाने में मल्टी लेयर सुरक्षा देगा, मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया जा सकता है, इसलिए बहुत इजीली इसको ऑपरेट किया जा सकता है और आर्थिक रूप से भी प्रभावी होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि एसबीआई शामिल हुआ दुनिया की टॉप सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी में। तो ब्लूमबर्ग एक रिपोर्ट निकालती है जिसमें विश्व की 100 सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज होती है, उसमें एसबीआई जो है वो भारत के सिर्फ एक ही कंपनी एसबीआई इसमें शामिल हो चुकी है। हालांकि पहले जो है वो अगर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी इसमें शामिल हुई थी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट एसबीआई है। तो एसबीआई जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो पहले बैंक ऑफ कलकत्ता बना था 1806 में, फिर 3 बैंक, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया 1921 में और फिर 1 जुलाई 1955 में इसी इंपीरियल बैंक को जो है वो एसबीआई के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं तमिलनाडु के जो है वो एल आर श्रीहरि को 86 नंबर का जो है वो ग्रैंड मास्टर बनाया गया शतरंज का। मैंने बताया था कि ग्रैंड मास्टर कब बनते हैं, जब 3 ग्रैंड मास्टर जो है वो मानदंड हासिल कर लिए हो तब, तभी इन्हें बनाया गया। इसके पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो इनके पहले जो है वो केपी श्याम निखिल थे। अब ग्रैंड मास्टर की हम बात करेंगे तो पहले ग्रैंड मास्टर जो भारत के बने थे वो विश्वनाथ आनंद थे 1988 में, और पहली महिला जो थी वो कोनेरू हम्पी थी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो कि 16 मई को मनाया जाता है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, 16 मई क्यों, ये दिन क्यों चुना गया, क्योंकि इसी दिन जो है वो लेजर का सफल परीक्षण किया गया था थियोडर मैनन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि डीआरडीओ ने समुद्री जल विलिनीकरण क्या किया गया है इसमें डीआरडीओ के द्वारा। तो जो समुद्री जल होता है उसको पीने योग्य पानी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर जो है वो झिल्ली विकसित की गई है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट डीआरडीओ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की एक विंग है, अनुसंधान विंग, और इसका गठन 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है, और उद्देश्य क्या है, अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के साथ भारत को सशक्त बनाना। ठीक है ना, ये थोड़ा सा जो है वो जल्दी जल्दी करंट अफेयर्स को कंप्लीट करवाया है, क्योंकि ये सारे करंट अफेयर्स हम अच्छे से जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट था, पर जितने भी इंपॉर्टेंट एक हफ्ते का करंट अफेयर्स था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।